वेलकम बैक एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे लॉज के बारे में जिसका कई बार जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो कुछ बेसिक से लॉ है, डिवाइडर रूल बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल की। तो देखिए, वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या करता है, जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो उनके अक्रॉस वोल्टेज का डिवीजन होता है। जैसे ये इन तीन सीरीज रेजिस्टेंस के साथ में एक सोर्स लगा हुआ है ई, तो ये ई वोल्टेज इन तीनों रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगा। अब किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, इसको अगर हमें पता करना है तो विदाउट अप्लाइंग केवीएल या केसीएल हम इसका पता लगा सकते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल से। तो देखिए, बहुत सिंपल सा रूल है। आप ये देखिए कि पहले तो इस सोर्स के साथ में कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। सपोज मैंने एग्जांपल में 3 रेजिस्टेंस दिखाए हुए हैं एंड द वोल्टेज अक्रॉस R1 इज V1, R2 इज V2 एंड R3 इज V3, और इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो कर रही है, दैट इज I। तो फिलहाल I का कोई लेना देना नहीं है, हमें निकालना है सपोज ये V1। तो V1 क्या होगा, आपको V1 के लिए फॉर्मूला डिजाइन करना है। तो V1 इक्वल्स टू होगा जो टोटल वोल्टेज आपने अप्लाई किया है, जो इनके सबके अक्रॉस है, दैट इज E। ठीक है, टोटल वोल्टेज E इंटू जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड करना है वो रेजिस्टेंस आप लेंगे, यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे R1 अपॉन जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में है उन सब का सम कर देना है, अपॉन तीनों का सम। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस V1 को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर सपोज आपको V2 निकालना होता तो V2 इक्वल्स टू क्या होता, टोटल वोल्टेज E इंटू जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है वो रेजिस्टेंस यानी कि R2 एंड देन डिवाइड बाय तीनों का सम। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से आप V3 निकाल सकते हैं कि E इंटू R3 अपॉन तीनों का सम। तो ये जो रूल होता है, ये रूल कहलाता है वोल्टेज डिवाइडर रूल। और इस रूल में कितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हों, आप उनमें सबके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको डिवाइड करना होगा जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में है उनके सम करके। ठीक है, इसके बाद चलते हैं करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल में जनरली हम या तो 2 रेजिस्टेंस हों या फिर अगर ज़्यादा है तो फिर उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना पड़ता है। तो हम 2 के लिए एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं और उसमें करंट का डिवीजन हो रहा है तो किस रेजिस्टेंस में कितनी करंट जाएगी, इसका पता लगा सकते हैं हम करंट डिवाइडर रूल से। नाम से पता चल रहा है करंट डिवाइड हो रही है, और जो करंट डिवाइड हो रही हैं उनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है ये आप इस रूल से पता कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला बन सकता है कि जो भी करंट हमें निकालनी है, सपोज I1 हमें निकालनी है, तो टारगेट हमारी जो भी रेजिस्टेंस है, सपोज R1 में हमें करंट निकालनी है, तो I1 इक्वल्स टू जो करंट डिवाइड हो रही है। अब चूंकि सोर्स है तो हमें पता होगा यहाँ पे कितनी करंट है, टोटल करंट। ठीक है, टोटल करंट से मल्टीप्लाई कर दिया इनटू, अब हमें R1 में करंट निकालनी है तो ये रेजिस्टेंस नहीं लेना है, इससे दूसरे वाला रेजिस्टेंस लेना है। ठीक है, तो अगर I1 करंट निकालनी है जो कि R1 में जा रही है तो रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे R2 वाला। तो टोटल करंट इनटू अदर रेजिस्टेंस जिसमें हमें करंट निकालनी है, यानी कि R1 में निकालनी है तो R2 को लेंगे, डिवाइड बाय दोनों का सम। तो वोल्टेज सोर्स में तो हम सेम रेजिस्टेंस लेते हैं जिसमें वोल्टेज निकालना है, बट करंट सोर्स में हम दूसरा रेजिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या हुआ, जैसे I1 निकालना है तो I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल करंट I, यस, ठीक है, इनटू जिसमें करंट निकालनी है, इसमें करंट निकालना है तो इससे दूसरा रेजिस्टेंस यानी कि R2, तो R2 अपॉन दोनों का सम। तो इस तरह से आप I1 निकाल सकते हैं विदाउट अप्लाइंग KVL और KCL। एंड I2 अगर आपको निकालना है तो I2 ये वाली करंट होगी, तो I2 इक्वल्स टू टोटल करंट I इंटू, अब इसमें करंट निकालना है तो इससे दूसरा रेजिस्टेंस यानी कि R1, तो इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो इस तरह से आप करंट डिवाइडर रूल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वोल्टेज और करंट डिवाइडर रूल होते हैं जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं या फिर कई बार हमें करंट निकालनी होती है, करंट का डिवीजन करना होता है, तो रिक्वायरमेंट आती है जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब आप बात चलते हैं किरचॉफ्स लॉ पे। तो आज के वीडियो में हम लोग किरचॉफ्स का केवल करंट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी एप्लीकेशन जानेंगे कि क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, और जब इसकी एप्लीकेशन की बात हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नोडल एनालिसिस, क्योंकि किरचॉफ जो लॉ है वो बेसिकली नोड पे अप्लाई किया जाता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू KCL इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। यानी कि किसी भी सर्किट में
किसी नोड पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जितनी भी करंट आ रही हैं या करंट जा रही हैं, उन सबका एल्जेब्रिक सम। ध्यान रखिएगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्जेब्रिक लगाना, बिकॉज एल्जेब्रिक का मतलब है कि विद द डायरेक्शन। अगर एक को हम इनकमिंग करंट को पॉजिटिव मानते हैं तो आउटगोइंग को माइनस मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक है। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। किसी पॉइंट पे मिलने वाली सभी करंट्स का जो सम होगा दैट विल बी जीरो। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। यानी कि किसी नोड पे जितनी करंट आ रही है और इक्वल्स टू जो करंट जा रही है उनके इक्वल होगा। जैसे अगर हम इस नोड को देखते हैं, ठीक है, अगर हम इस नोड को देखें, ये एक नोड है, इस पे मैंने 4 ब्रांच बनाई है, 1 2 3 4। इसमें कुछ में करंट इनकमिंग है, कुछ में करंट आउटगोइंग है, ठीक है। तो देखिए जो रेड कलर से मैंने दिखाया, ये करंट आउटगोइंग है और ये करंट आउटगोइंग है। सिमिलरली ये करंट इनकमिंग है, इस नोड पे जा रही है, और ये करंट भी इस नोड के लिए इनकमिंग है। तो I1 प्लस I3 इनकमिंग करंट हो गई, ठीक है, और आउटगोइंग करंट हो गई I2 और I4। तो इन दोनों का आपस में जो सम होगा वो इक्वल होगा, यानी कि I1 प्लस I3 इक्वल्स टू I2 प्लस I4। या जो पहली डेफिनेशन थी, ये दोनों माइनस माइनस इक्वल्स टू जीरो, यानी कि इसको इक्वेट कर लीजिए। तो ये भी हमारा क्या कहलाता है, केसीएल कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं सिग्मा आई इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारा केसीएल होता है। अब बात हुई केसीएल की, बट हाउ टू अप्लाई केसीएल, ये हमें सीखना है। तो देखिए इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल 3 तरीके के हो सकते हैं। स्मॉल जो बेसिक अगर हम बात करें तो बेसिक न्यूमेरिकल किस तरह के हो सकते हैं, या तो उसमें करंट सोर्स लगे होंगे, या उसमें वोल्टेज सोर्स लगे होंगे, ठीक है, या तीसरा केस बनेगा, वी विल डिस्कस इट लेटर, ठीक है। तो पहला केस क्या होगा कि मान लीजिए अगर सर्किट में केवल करंट सोर्स है, ठीक है। अभी हम करंट सोर्स का एक एग्जांपल लेके चलते हैं और उसको देखते हैं कि कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। और दोस्तों इसी को हम नोडल एनालिसिस भी कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नोडल एनालिसिस के लिए कुछ अलग से आपको करना है, ठीक है, यही नोडल एनालिसिस है। तो देखिए नोडल एनालिसिस के लिए हमने क्या करना है कि अगर जैसे ये एक सर्किट है, इसमें एक करंट सोर्स ये है और एक करंट सोर्स यहां पर है, तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि एज्यूम रेफरेंस नोड। सबसे पहला काम आपको करना है ये रेफरेंस नोड बनाने का। सबसे नीचे की तरफ एक रेफरेंस नोड बना दीजिए, और ध्यान रखिए रेफरेंस नोड या अर्थ पोटेंशियल पे जब कोई पॉइंट होता है तो उसका पोटेंशियल हमेशा कितना होगा, जीरो। तो इस पॉइंट का जो वोल्टेज होगा वो या पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा, 0 वोल्ट। तो ये पॉइंट हमेशा 0 वोल्ट पे रखा जाता है, एक रेफरेंस पॉइंट। ये पूरा रेफरेंस है हमारा, ठीक है, ये पूरा रेफरेंस है और इसको हमने ग्राउंड कर दिया। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, फाइंड जंक्शन। अब आपको जंक्शन फाइंड करना है। जंक्शन मैंने आपको बताया था जहां से करंट का डिवीजन हो सके। तो देखिए इस पॉइंट पे करंट का डिवीजन हो सकता है, इस पे हो सकता है और V3 पे हो सकता है। तो हमने V1 V2 V3 3 जंक्शन इसमें फाइंड कर लिए। तीनों को हमने नाम दे दिया V1, इस पे वोल्टेज मान लिया V2, तीसरे पे हमने मान लिया V3, ठीक है। अब एज्यूम करंट इन एनी डायरेक्शन। अब हर ब्रांच में करंट की डायरेक्शन आप मान लीजिए और उसको करंट का कोई नाम दे दीजिए। कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे I1 मान लिया, यहाँ I3 मान लिया, यहाँ I4 मान लिया, यहाँ I2 मैंने मानना है। तो 4 करंट 4 ब्रांचेस में हमने मान लिया। बाकी जो जिसमें करंट सोर्स है उसमें ऑलरेडी डायरेक्शन हमें गिवन है कि इस डायरेक्शन में करंट है और 5 एम्पियर की करंट है। तो इसके लिए हमें कुछ एज्यूम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो 4 करंट हमने मान लिया, I1 I2 I3 एंड I4। नाउ अब अगर हमें KCL अप्लाई करना हो तो KCL अब एक एक करके तीनों नोड पे अप्लाई करते हैं। तो पहले हम इस नोड पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए इस नोड पे 3 ब्रांचेस हमारी जुड़ी हुई हैं, 1 2 एंड 3। तीनों में करंट देखिए, ये करंट आउटगोइंग है, ये करंट भी आउटगोइंग है और ये करंट भी हमारी बाहर जा रही है। तो सम ऑफ आउटगोइंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ इनकमिंग करंट होता है। तो इनकमिंग करंट तो कोई है नहीं, तो क्या करेंगे, तीनों का सम करके इक्वल टू 0 कर देंगे, या I1 प्लस I2 इक्वल्स टू हो जाएगा -2, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी KCL की इक्वेशन की। बट बिफोर दैट आपको एक काम और करना होगा, आपको इन I1 I2 I3 को डिफाइन करना होगा। I1 कितना होगा, देखिए करंट की प्रॉपर्टी होती है करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। तो यानी कि अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल पे है V1 और V2 जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है। तो हम कैसे अप्लाई करेंगे इस ब्रांच के लिए, अगर ये मेरी ब्रांच है, यहां मेरा V1 है, ठीक है, और ये मेरा V2 है, तो इस ब्रांच का वोल्टेज कितना हो गया, वोल्टेज डिफरेंस हो गया V1 माइनस V2, हायर माइनस लोअर। तो देखिए V1 माइनस V2, ठीक है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, क्योंकि I इक्वल्स टू होता है V अपॉन R।
तो I1 कितना हो गया, इस ब्रांच का वोल्टेज V1 माइनस V2 अपॉन R कितना है 1, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर मुझे I3 निकालना है तो देखिए I3 का एक एंड तो है मेरा V2 पे, दूसरा एंड है कहाँ, रेफरेंस पे। तो करंट हायर से लोअर जाएगी, यानी कि V2 हायर पोटेंशियल पे है और ये मेरा लोअर पोटेंशियल पे है। तो V2 माइनस इसका वोल्टेज कितना है 0, क्योंकि ये ग्राउंड पर है। तो V2 माइनस 0 अपॉन 4, ये मेरी कितनी वैल्यू हो गई I3। V2 माइनस 0 अपॉन 4, ये मेरा हो गया I3, ठीक है। अब मुझे I2 अगर निकालना है तो देखिए I2 मेरा V1 से चला है और कहां तक गया है, V3 तक। चूंकि V1 से आउटगोइंग है, V1 से जा रहा है, यानी कि V1 हायर पोटेंशियल पे होगा और V3 लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो I2 कितना हो जाएगा, V1 माइनस V3 अपॉन दिस रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी कि अपॉन 2, ठीक है। तो ये आ गया V1 माइनस V3 अपॉन 2, ठीक है। अब इस I4 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो I4 है हमारा V3 से जा रही है रेफरेंस तक, यानी कि V3 माइनस 0 अपॉन दिस 4। तो पहले चारों करंट को हमने मान लिया, तो V3 माइनस 0 अपॉन 4। अब क्या करें, ये इक्वेशन हमारी KCL से आ गई थी, ठीक है। अब I1 और I2 की वैल्यू यहां से उठा के इसमें पुट कर दो, ठीक है, I1 की भी और I2 की भी। तो देखिए ये इक्वेशन आ गई, इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो V1 V2 V3 के टर्म्स में हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। फिर हम नोड 2 पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। नोड 2 पे एक एक करके सभी नोड पे आपको KCL अप्लाई करना है। जब आप नोड 2 पे जाते हैं तो यहां पे भी आपकी 3 ब्रांचेस हैं, 1 2 एंड 3। इन तीनों ब्रांच में देखिए I1 इनकमिंग है, I3 और ये भी इनकमिंग है, यानी कि I1 प्लस 5 इक्वल्स टू हो जाएगा I3। I1 प्लस 5 इक्वल्स टू I3। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, I1 माइनस I3 इक्वल्स टू माइनस 5। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I3। हमने अभी मैं यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है कि I1 कितना है। तो देखिए I1 की वैल्यू तो ये रख दी यहां से लाके, और I3 की वैल्यू ये आ गई। ये दोनों वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अगेन आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2 एंड V3। तो ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू हैव टू अप्लाई KCL एट नोड नंबर 3। तीनों नोड पे एक एक करके KCL अप्लाई करना है। तो अगर हम नोड 3 पे जाते हैं तो देखिए नोड 3 पे ये करंट आउटगोइंग है, ये करंट आउटगोइंग है, ओनली ये करंट इनकमिंग है, यानी कि KCL लगाने पे क्या मिलेगा कि I2 इक्वल्स टू I4 प्लस 5। तो I2 इक्वल्स टू I4 प्लस 5, तो I2 इक्वल्स टू I4 प्लस 5, ये करंट आ गया। यहां से ये इक्वेशन आ गई। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ I2 एंड I4, हमने ऑलरेडी एज्यूम कर रखा है, ये इक्वेशन आ गई। नाउ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर या जैसे भी आप सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व दीज 3 इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ V1 V2 एंड V3। तो आपके V1 V2 और V3 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। नाउ वंस यू फाइंड द वैल्यू ऑफ V1 V2 एंड V3, अब आप इन इक्वेशंस में जो आपने ये एज्यूम की थी, इसमें V1 V2 की वैल्यू रखेंगे, I1 मिलेगा, इसमें रखेंगे तो I2 मिलेगा, यहां से आपको I3 मिल जाएगा, यहां से आपको I4 मिल जाएगा। So you can easily find the value of currents by using your previous equations. This is how you can solve a question with current source. Okay. So ये तो बात हुई करंट सोर्स की। सबसे इजी पड़ता है करंट सोर्स के साथ KCL को अप्लाई करना। बट दिक्कत कब आती है, जब हमारे सर्किट में वोल्टेज सोर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूं। एक ट्यूटोरियल प्रॉब्लम लेते हैं जिसको हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ KCL। इसमें हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स कंसीडर करेंगे। सो हियर वी कंसीडर 3 वोल्टेज सोर्स क्वेश्चन। एक वोल्टेज सोर्स ये है, एक वोल्टेज सोर्स ये है और एक वोल्टेज सोर्स ये है, ठीक है। नाउ द गुड थिंग इज कि यहाँ पे हमारे पास केवल एक ही जंक्शन है जिसको हमने V1 माना है, दूसरे को हमने रेफरेंस माना है, ठीक है। अब तीनों जंक्शन पे पहला काम तो देखिए वही करना है, जंक्शन रेफरेंस बनाया, इस जंक्शन को फाइंड आउट किया, इसको वोल्टेज दे दिया V1, और उसके बाद हर ब्रांच में करंट मान लिया। तो सपोज यहां मैंने माना I1, यहां I2, यहां I3। कोई रूल नहीं है, आपका जो डायरेक्शन में मन करता है उस डायरेक्शन पे आप करंट एज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारी डायरेक्शन गलत होंगी देन योर आंसर विल बी इन नेगेटिव, ठीक है। इससे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो डोंट वरी अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट, आपका जो मन करे आप वो डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो I considered I1, I2 and I3. Now I1, I2, I3 की वैल्यू कैसे निकलेगी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो I1 हम लोग निकाल रहे थे। I1 के लिए क्या करना है, देखिए अब I1 क्या है कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है,
ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि अगर आप ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है कि ये करंट I1 इस ग्राउंड पोटेंशियल से जा रही है, ठीक है, और इस ग्राउंड पोटेंशियल से जाके इस ग्राउंड पोटेंशियल से जा रही है और ग्राउंड पोटेंशियल से जाके कहां मिल रही है, V1 पे मिल रही है। तो देखिए ये 0 पे है, यानी कि ये हायर पोटेंशियल पे होगा और V1 हमारा लोअर पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा कि उसकी वजह से क्या होगा कि अगर ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हायर माइनस लोअर, ठीक है। तो इस ब्रांच के लिए, ये जो ब्रांच है हमारी जिसमें 2 वोल्टेज सोर्स हैं, इस ब्रांच के लिए सबसे पहले हमने लिखा हायर माइनस लोअर, यानी कि 0 माइनस V1, ठीक है, क्योंकि हायर से लोअर करंट जा रही है। अब बीच में ये 2 वोल्टेज सोर्स हैं, ये भी अपना इफेक्ट डालेंगे। अब देखिए इसको कैसे यूज करना है, इस सोर्स को हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करें। अगर ये सोर्स अपनी करंट को फ्लो कराए तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जानी चाहिए, तो ये करंट को इस तरह से फ्लो कराता, और जो करंट हमने कंसीडर की है वो ये है I1। तो ये करंट और ये करंट सेम डायरेक्शन में है, यानी कि सोर्स की करंट आपकी करंट को सपोर्ट कर रही है। जब करंट सपोर्ट कर रही होती है तब हम उसको ऐड करते हैं वोल्टेज को, तो हमने क्या किया +4। सिमिलरली इस सोर्स से भी अगर देखें तो ये भी करंट को ऐसे फ्लो कराता, यानी कि इसकी भी डायरेक्शन सेम आती। तो ये 2 वोल्ट का जो सोर्स है ये भी आपके करंट को सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब इस सोर्स को भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन क्या बन गई पूरी, 0 माइनस V1, और ये वोल्टेज भी हमने ऐड कर दिया और ये वोल्टेज भी हमने ऐड कर दिया, क्योंकि इसकी जो नेचर है वो सपोर्टिव नेचर है, ये इस करंट को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइड बाई पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है पूरी ब्रांच का, 3 + 2, दोनों सीरीज में, यानी कि 3 + 2 5 ओम। तो ये आ गया आपका -V1 + 6/5। अब जब आप दूसरी करंट निकाल लेंगे I2, तो I2 देखिए कहां से कहां जा रही है, V1 से 0 की तरफ जा रही है, यानी कि इस समय V1 हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है। तो V1 - 0/2 इज द I2, यानी कि V1 - 0/2 इज योर I2। तो V1 - 0 = I2। अगेन जब हम अब 3 के लिए निकालेंगे तो देखिए यहां करंट आपकी ऐसे जा रही है, पूरी ब्रांच को देखिए आप, ये ग्राउंड से जा रही है V1 तक, यानी कि ये हायर पे है और इस समय ये V1 लोअर पे है। तो देखिए 0 माइनस V1, पहले तो ये लिख लीजिए, तो देखिए हमने लिखा 0 और माइनस V1। और अब इस 4 का देखना है, जो सोर्स है ये ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा। तो आपकी करंट ये है और अगर ये सोर्स से करंट फ्लो होगी तो उसकी डायरेक्शन भी ये होगी। तो ये करंट और इस करंट की डायरेक्शन सेम है, यानी कि ये बैटरी इस करंट को सपोर्ट कर रही है, तो हम इसका वोल्टेज क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां पे हमने क्या लिखा, 0 माइनस V1 + 4। तो इक्वेशन आ गई -V1 + 4 अपॉन रेजिस्टेंस ब्रांच का, दैट इज 2 ओम। तो -V1 + 4/2। तो ये हमारी तीनों करंट आ गई, ठीक है। अब 3 करंट आने के बाद आपको इस पे KCL अप्लाई करना है। तो KCL क्या होता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो वी हैव I1 एंड I3 एज इनकमिंग करंट, ये दोनों करंट नोड पे आ रही हैं, और I2 करंट हमारी आउटगोइंग है जो कि नोड से बाहर की ओर जा रही है। तो I1 + I3 = I2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3 इन दिस इक्वेशन, जो कि हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है। तो I1 की जगह -V1/6, I3 की जगह -V1/4 और I2 की जगह V1/2। नाउ केवल अब हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, आपका काम हो गया। तो जब आप वोल्टेज सोर्स के साथ में लगाते हैं तो यही ध्यान रखना होता है केवल कि क्या ये वोल्टेज सोर्स जो करंट हमने एज्यूम की है उसको सपोर्ट कर रहा है या उसका अपोज कर रहा है। सपोज अगर हमने डायरेक्शन इसकी, ये I1 की डायरेक्शन ऐसे ना मान के ऐसे मान लिया होता, तब क्या करता, ये इसको अपोज करता, एक दूसरे की तरफ आ रहे होते, तब हम इस 4 वोल्ट को कैसे लिखते हैं, -4। यहां पे हम क्या कर देते हैं, -4, ठीक है। तो चलिए ये अभी नहीं है तो इसको बात ही नहीं करते, ठीक। तो इस तरह से आप अपने वोल्टेज सोर्स के साथ में डील कर सकते हैं। नाउ अब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद आपको मिलके आता है V1 = 2.6 और I1, I2, I3 में आप V1 की वैल्यू रखेंगे तो आपको I1, I2 और I3 इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसके साथ डील कर सकते हैं। नाउ अब अगर हम बात करते हैं थर्ड केस, करंट सोर्स भी है, वोल्टेज सोर्स भी है, बट एक प्रॉब्लम आती है कि कई बार वोल्टेज सोर्स के साथ में अगर रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है सीरीज में, अगर रेजिस्टेंस नहीं है
तो आप क्या करो, आप देखिए जनरली क्या करते हैं, वी बाई आर करते हैं। अगर रेजिस्टेंस नहीं है या शॉर्ट सर्किट है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और वी बाई आर 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ऐसी तो कंडीशन हम नहीं ला सकते, तो उस केस में हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, एक सुपर नोड कंसीडर करते हैं। तो सुपर नोड क्या होता है, जब कभी दो नोड के बीच में, ध्यान से सुनिए, जब कभी दो नोड के बीच में केवल और केवल एक वोल्टेज सोर्स होता है, कोई रेजिस्टेंस इसके साथ में नहीं होता है, तब हम इन दोनों को एक ही नोड कंसीडर करते हैं ऐसे, और इसको बना देते हैं एक बड़ा सा सुपर नोड, जिसको हम क्या बोल देते हैं फिर, सुपर नोड। सुपर नोड कुछ नहीं होता, बस हम दो नोड को मिला के एक कंसीडर कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सुपर नोड। अब इसका यूज करके आप केसीएल कैसे अप्लाई करते हैं वो समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, अब सपोज ये एक एग्जांपल है, यहां देखिए आप, ये एक सोर्स है जो V1 और V2 के बीच में कनेक्टेड है, बाकी सारे प्रोसेस सेम है, हर ब्रांच में हमने करंट मान लिया अपनी वजह से, अपने हिसाब से I1 I2 I3, ग्राउंड भी कर दिया, 2 एम्पियर की करंट यहां है, 1 एम्पियर की यहां। ये वोल्टेज सोर्स इन दोनों नोड के बीच में है और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहां मैं करंट नहीं निकाल सकता ना। अगर मैं यहां करंट निकालने जाऊंगा तो I इक्वल्स टू V1 माइनस V2 अपॉन R कितना लिखूंगा, 0, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पूरे दो नोड को मिला के एक बड़ा नोड मान लेंगे। अब अगर इस बड़े नोड की हम बात करें, इस नोड की अगर मैं बात करूं तो इस नोड पे देखिए कितनी ब्रांच कनेक्टेड है, एक तो ये ब्रांच कनेक्टेड है, एक ये ब्रांच कनेक्टेड है, एक ये ब्रांच कनेक्टेड है, एक ये ब्रांच कनेक्टेड है, यानी कि सारी ही सारी ब्रांच कनेक्टेड है। तो जब सारी ब्रांच कनेक्टेड हैं तो इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो केसीएल अगर अप्लाई करते हैं तो देखिए इस ब्रांच के लिए कितनी करंट है भैया, 2 एम्पियर इनकमिंग है, यस, ये भी इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है, ये आउटगोइंग है, ये भी आउटगोइंग है, ये आउटगोइंग है, यानी कि केवल ये 2 एम्पियर इनकमिंग है, बाकी सब आउटगोइंग है। तो इक्वल टू 2 इनकमिंग हो गया। अब आउटगोइंग का सम करते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस 1 एम्पियर, सारी करंट का हमने सम कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू आ गया 1। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I3, यही मेन पॉइंट है, यही आपको समझना है। तो I1 कितना होगा, देखिए इस पॉइंट का वोल्टेज हमने कितना माना हुआ है, V1, और यहां कितना है, 0, तो V1 माइनस 0, इस ब्रांच का वोल्टेज कितना हो गया, V1 माइनस 0, ठीक है, अपॉन 2 जो भी रेजिस्टेंस है, तो यस V1 बाई 2। I2 कैलकुलेट करते हैं, देखिए V1 से जा रही है V2 तक, यानी कि V1 हाई पोटेंशियल पे है, V2 लोअर पोटेंशियल पे है, तो V1 माइनस V2 अपॉन 1, तो V1 माइनस V2 अपॉन 1, ये आ गया भैया। I3 कैलकुलेट करते हैं, V2 से जा रही है रेफरेंस तक, V2 से जा रही है रेफरेंस तक, तो V2 माइनस 0 अपॉन 4, तो ये आ गया V2 माइनस 0 अपॉन 4, यानी कि V2 अपॉन 4। तो I1 I2 I3 आ गया, तीनों की वैल्यू रख दीजिए, तीनों की वैल्यू रख देंगे, V1 और V2 में एक इक्वेशन आ जाएगी। नाउ अब आप कहेंगे कि सर जंक्शन तो एक ही बन रहा था सुपर नोड, अब दूसरी इक्वेशन कहां से लाएं, तो भाई दूसरी इक्वेशन बनती है सुपर नोड से। इस सुपर नोड को आप अलग से लगा लो, इस सुपर नोड को हम अलग से लिख लेते हैं, बाकी सबको हम डॉटेड कर देते हैं। देखिए ये सुपर नोड था, यहां V1 माना था, यहां V2 माना था, केवल सुपर नोड बना लीजिए अलग से, ये V1 ये V2, ये ब्रांच। अब चूंकि यहां से यहां का वोल्टेज कितना है, V1 है, यहां से लेके और यहां का वोल्टेज कितना है, V1 है, यहां से यहां का वोल्टेज कितना है, V2 है, और ये वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट है, ठीक है। तो यही मैंने बनाया है, अगर आप ध्यान से देखें तो हमने क्या बनाया है, ये V1 बना दिया, ठीक है, ये ग्राउंड के बीच में था, ये V2 बना दिया, और ये 2V है। अब इस वाले लूप में आप घूम जाओ एक बार, तो V1 यहां से चले माइनस V1 माइनस 2V एंड प्लस V2, तो माइनस V1 माइनस 2 प्लस V2, ठीक है। यहां से चले तो पहला साइन माइनस मिला, इसलिए माइनस V1, आगे बढ़े पहला साइन माइनस मिला तो माइनस 2, आगे बढ़े पहला साइन प्लस मिला तो प्लस V2, एंड तीनों को जोड़ दिया इक्वल टू 0। तो दूसरी इक्वेशन क्या आ गई भैया, माइनस V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 2। नाउ यू हैव टू इक्वेशंस फॉर V1 एंड V2, इजीली कैलकुलेट V1 एंड V2 यूजिंग कैलकुलेटर, V1 और V2 की वैल्यू निकाल ली। अब जब एक बार V1 V2 मिल गया तो क्या बड़ी बात है, I1 I2 I3 भी आपको इजीली मिल जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व ए क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सुपर नोड। तो सुपर नोड कोई अलग से चीज नहीं है, सुपर नोड एक कंसेप्ट है जब हम यूज करते हैं कि अगर रेजिस्टेंस हमारी ब्रांच में नहीं गिवन है, ठीक है। तो होप यू लाइक द कंसेप्ट ऑफ सुपर नोड, और बने रहिए मेरे साथ, आगे की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे
सुपर मैश एनालिसिस और मैश एनालिसिस। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे थ्योरम्स पे। तो वन बाय वन हम शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं बनाएंगे। तो वन बाय वन हम लोग इस नेटवर्क थ्योरम के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।